नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर 15 हम पढ़ रहे हैं। 5वें चैप्टर के 15 वीडियो हो चुके हैं। ठीक है, वीडियो तो ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम एक वीडियो के अंदर एक ही टॉपिक क्लियर करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार अपने वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट किए जा रहे हैं। सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यानी फर्स्ट फिजिक्स का लगभग 50% हिस्सा कवर हो चुका है। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि लगातार बने रहिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बच्चों तक पहुंचाइए क्योंकि बच्चों तक अभी तक हमारे इस चैनल का लिंक नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक बच्चा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में भी कि कोई भी बच्चा इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसमें थोड़ा सा सहयोग करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम लास्ट के वीडियो की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की थी। अपवन वेग और अपवन चाल में मतलब क्या इन दोनों को एक लिख सकते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, उसका मैंने मेरी तरफ से जवाब देने का प्रयास किया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अतिचालकता के बारे में भी पढ़ा था कि एक निश्चित ताप पर कुछ धातुओं या मिश्र धातुओं में ये पाया गया कि एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से घटकर शून्य हो जाता है तेजी से। ऐसी घटना को, ऐसे गुण को अतिचालकता नाम दिया और ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहा गया। और ये घटना कॉमनलिंग ओन्स ने सर्वप्रथम खोजी और पारे पर 4.2 केल्विन पर। ठीक है, क्रांतिक ताप कितना नोट किया गया पारे का? 4.2 केल्विन। ठीक है, उस ताप पर ये घटना नोट की गई। देखिए, अब आज हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो अपना ये टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो कक्षा 10 का है, पता है आपको। ठीक है, हमने पढ़ा भी है। अपना टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। ऐसा ही टॉपिक हमने पीछे के चैप्टर में भी एक बार पढ़ा था, संधारित्रों का संयोजन। और यहाँ पर क्या आ गया? प्रतिरोधों का संयोजन। मैंने वहाँ पर भी आपको बताई थी कि संयोजन 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, संधारित्रों का, प्रतिरोधों का, सेलों का। तो एक संयोजन हम पढ़ चुके हैं, ये दूसरा संयोजन है। ठीक है, तो आप ध्यान देना कितने प्रकार के संयोजन पढ़ेंगे अपने। प्रतिरोधों के कितने प्रकार के पढ़ेंगे? पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, इस प्रकार प्रतिरोधों के भी 2 प्रकार के संयोजन होंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और इन दोनों संयोजन में एक अंतर मैंने बताया था, वो अंतर सब में कॉमन रहना है। बस आप उस अंतर का ध्यान रखो और संबंधित टॉपिक का फॉर्मूला याद रखो। जैसे संधारित्र में भी यही काम हुआ था, सूत्र काम में लिया था हमने, Q बराबर CV। श्रेणी प्रतिरोधों के संयोजन में भी वही चीज़ काम में लेनी है। और यहाँ प्रतिरोध है, धारा बहेगी, पता है अपने को, तो ओम का नियम V बराबर IR काम में लेंगे। यानी इसमें हमारा जो मेन सूत्र काम में आने वाला है वो है V बराबर IR वाला, क्योंकि प्रतिरोध में धारा बहेगी, वोल्टेज लगाएंगे, धारा बहेगी। ठीक है, तो ये सूत्र काम में आएगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहला जो संयोजन हम पढ़ते हैं प्रतिरोधों का, उसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। ये लो,
मैं एक काम करता हूँ, श्रेणी क्रम क्या होता है हमने पढ़ लिया। हम 2-3 प्रतिरोध ले लेते हैं और उन प्रतिरोधों को एक के बाद एक, ठीक है, श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार। ये तो होता है ना श्रेणी क्रम। अब प्रतिरोध क्या होता है, एक तार का टुकड़ा ही तो होता है। ये R1, ये R2, ये R3, ये श्रेणी क्रम होता है। पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, ठीक है। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ये V वोल्ट की बैटरी है। समझ में आ गई बात मेरी। V वोल्ट की अपनी ये बैटरी है। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद है तो। मैंने आपको एक बात बताई थी कि श्रेणी क्रम संयोजन में आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है और समांतर क्रम में उसका जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है। चाहे कोई भी संयोजन हो बच्चों, रटने की बजाय आप इस चीज़ पे ध्यान दो। बात समझ में आ रही है। सूत्र आपको पता ही होता है, अलग अलग है, प्रतिरोध है, धारा बहेगी, वोल्टेज है, ठीक है। इसके अलावा जो फैक्ट है वो आप ध्यान देना। ये चीज़ तो हम लिख सकते हैं आराम से कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। याद ये रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहली बात, धारा का मान समान रहता है, माना I। यहाँ धारा की बात आ गई, वहाँ धारा की जगह आवेश नाम आ गया था, ठीक है। क्लियर है। नंबर 2 पॉइंट, धारा का मान समान रहेगा सब में, मतलब अगर यहाँ से I करंट की सप्लाई हो रही है तो सब में I करंट सप्लाई होगा और लास्ट में I करंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2, वोल्टता का मान अलग अलग होता है। वोल्टेज श्रेणी क्रम में अलग अलग होती है। ये बात वहीं पर संधारित्रों में भी हमने पढ़ी थी। तो ये मैंने कह दिया, वोल्टेज इस पर V1, इस पर V2 और इस पर V3। क्लियर है। पहले प्रतिरोध पर V1, दूसरे पर V2 और तीसरे पर कितनी, V3। मैं लिख देता हूँ, माना क्रम से मतलब पहले प्रतिरोध पर V1, दूसरे पर V2 और तीसरे पर V3 है, ठीक है दोस्तों। बात आ गई समझ में। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो डिवाइस पहले जुड़ी है वो ज़्यादा वोल्टेज यूज में लेगी, उसके बाद दूसरी डिवाइस वोल्टेज यूज में लेती है, लास्ट में जो डिवाइस जुड़ी है उसके पास लास्ट में वोल्टेज उसके हक में आती है, इसलिए ये वोल्टेज अलग अलग हो जाती है। अगर कुल वोल्टेज देखूं, ठीक है, टोटल वोल्टेज अगर मैं देखूं, आप यहाँ अगर इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में अगर आप टोटल वोल्टेज की बात करो, जैसे सपोज मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, ठीक है। बिंदु A व B के मध्य अगर आरोपित विभवांतर की बात करूं टोटल, तो आप ये कहोगे सर V1, V2 और V3 है इन दोनों के बीच में, V1, V2 और V3। अब देखो ये V1, V2, V3 इन दोनों के बीच में, और ये विभवांतर आया कहाँ से, इस बैटरी की वजह से तो आया है। इस बैटरी की V वोल्टेज ही 3 टुकड़ों में बंट गई, V1, V2, V3। इसका मतलब इन तीनों को अगर वापस जोड़ देंगे तो टोटल वोल्टेज V हो जाएगी। समझ में आ गई बात मेरी। ये V ही 3 टुकड़ों में कन्वर्ट होती है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। और मैंने कहा था कि जो चीज़ अलग अलग होती है ना, जैसे इसमें वोल्टेज अलग अलग है तो उसी की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब बताओ अपने पास सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है ओम का नियम, V बराबर IR। ये सूत्र आपको यूज़ में लेना है,
तीनों रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, तीनों प्रतिरोध के लिए हम ये सूत्र यूज में लेंगे। तो पहले प्रतिरोध की बात करूं तो पहले प्रतिरोध के लिए अगर मैं चर्चा करूं तो पहले प्रतिरोध के लिए वोल्टेज हो जाएगी V1, धारा सब में इक्वल है, I रहेगी और यहाँ जाएगा R1। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? दूसरे के लिए बात करूं तो वोल्टेज हो जाएगी V2, धारा I है, प्रतिरोध हो जाएगा R2। और तीसरे के लिए बात करूं तो वोल्टेज है V3, धारा सब में इक्वल है, I है और प्रतिरोध हो जाएगा R3। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस प्रकार आपको इक्वेशन यूज में लेनी है। बहुत ही सिंपल है संयोजन। अब क्या करो, ये समीकरण 1 में मान रख दो, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है ना V1, V2, V3, ये समीकरण 1 में रख रहा हूँ, इसलिए समीकरण 1 में मान रखने पर क्या बना, V बराबर I R1, I R2, I R3। कॉमन क्या निकल रहा है, I कॉमन निकल रहा है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, V अपॉन I, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बच गया ना इधर। अब यहाँ ध्यान देना, V क्या चीज़ है, टोटल वोल्टेज, सर्किट की टोटल वोल्टेज V थी। I क्या चीज़ है, सर्किट में बहने वाली टोटल धारा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? V क्या चीज़ है, सर्किट की टोटल वोल्टेज। I क्या चीज़ है, इस सर्किट में बहने वाली टोटल धारा, ठीक है। अब अगर ओम के नियम से बात करें, आपको पता है चूँकि V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो ओम के नियम से अगर चर्चा करें तो V टोटल वोल्टेज हो गई, I टोटल धारा हो गई। R की बात करूं तो अब R कौन सा लूं, पूरे सर्किट की बात चल रही है, पूरे सर्किट की बात चल रही है, न कि R1 की, न R2 की, न R3 की, मैं पूरे सर्किट की बात कर रहा हूं इस श्रेणी क्रम में। तो इसको मैं RS से लिख सकता हूं, क्योंकि टोटल प्रतिरोध चर्चा कर रहा हूं, टोटल वोल्टेज V हो गई, टोटल करंट I हो गई, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना लिख दूं श्रेणी क्रम के लिए, RS। तो V अपॉन I किसके बराबर होगा, RS के। समझ में आ रही है बात मेरी? तो यहाँ से रिजल्ट आ गया RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ रही बात मेरी? यह तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। यानी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध है वो तीनों प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होगा। ध्यान रखना आपको, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होगा। यहाँ तो हमने 3 ही प्रतिरोध लिए थे, यदि n प्रतिरोध हो तो क्या लिखोगे, n प्रतिरोध हैं तो मैं यही इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस चलता जाएगा n टर्म्स तक, ठीक है। और ये बात यहाँ पर ध्यान रखना कि तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी जितने भी हैं उन सब का योग आएगा। योग आएगा तो मैं ये कहूँगा कि तुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक होगा। तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम की बात चल रही है, श्रेणी क्रम की, बहुत अधिक होगा। यानी आपके पास सर्किट में जितने भी प्रतिरोध है ना, उनमें जो ज़्यादा से ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जोड़ हो रहा है, तीनों का जोड़ हो रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं आपको, जैसे एक उदाहरण दे दूं, R1 का मान मैंने कह दिया 2 ओम है, R2 का मान मैंने कह दिया 3 ओम है, और R3 का मान मैंने कह दिया 5 ओम है, और मैं कह रहा हूं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने ओम का प्रतिरोध है, 5 ओम का। लेकिन जब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालोगे ना, तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा,
और जब तीनों को जोड़ोगे तो 2 + 3 + 5 उत्तर आया 10। देखो 5 से तो दुगना आया है, मतलब कहने का अर्थ यही है, दुगने तिगुने का मतलब नहीं है, कहने का अर्थ यही है कि श्रेणी क्रम में जो उत्तर आएगा तुल्य प्रतिरोध का, वो उत्तर आपके पास जो सर्किट में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध है ना, उससे भी ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये विशेषता होती है बच्चों श्रेणी क्रम में। समझ में आ गई बात मेरी? तो श्रेणी क्रम संयोजन आपसे पूछे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ये श्रेणी क्रम की विशेषताएं हैं। इसके अलावा श्रेणी क्रम की ये 2 विशेषताएं मैंने ऊपर यूज में ली है, इनको भी याद रखना है। ठीक है, और अगर आपसे ये कह दें, चलो एक कंडीशन और याद आ रही है जो हमने पहले भी यूज में ली थी, कि यदि सपोज करो R1, R2, R3, R4, R5 जितने भी है, इन सब का मान R है, R1 भी R है, R2 भी R है, R3 भी R है, तो तुल्य प्रतिरोध बताओ क्या आएगा? तुल्य प्रतिरोध अगर देखूं तो RS बराबर R + R + R + R + R एन टर्म्स तक आएगा, क्योंकि इसका मान भी R, इसका भी R, सबका R चलता जाएगा। तो RS बराबर ये लिख दूं NR। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो तो थोड़ा छोटा बना होगा, ठीक है, लेकिन एक ही संयोजन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में समांतर क्रम संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे और फिर इन पर आधारित कुछ उदाहरण की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा ये वीडियो जो बनाया गया आपको पसंद आया होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो पूरा देखें बच्चों, और इनके नोट्स बनाने की कोशिश करना। बहुत ही सिंपल और साधारण संयोजन है और इसी तरीके से आप सभी संयोजन को पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, संयोजन आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये बातें याद रखो, सब में इक्वल रहनी है, श्रेणी क्रम में यही बातें रहनी है, चाहे वो कोई भी संयोजन हो, संधारित्र का हो, प्रतिरोध का हो, चाहे सेलों का हो। ठीक है, और सूत्र अलग अलग टॉपिक में सूत्र अलग अलग आएगा, बस ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।